एवरीवन, मैं बिमलेश स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पीके पर। आप सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक नोटिस जारी किया है जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1253 पदों पर वैकेंसी आई है, जिसका फॉर्म आप 4 सितंबर 2025 से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने एवं ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 6 अक्टूबर 2025 है। ऑनलाइन प्रस्तुत आवेदन में सुधार, संशोधन और शुल्क समाधान की अंतिम तिथि 13 अक्टूबर 2025 है। जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में फॉर्म फिल करने के लिए आपको OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अब बात कर लेते हैं फीस के बारे में। आवेदन शुल्क अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए कुल 125 रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 65 रुपये है। दिव्यांगजन के लिए 25 रुपये है और भूतपूर्व सैनिक के लिए 65 रुपये है। आप सभी लोगों के लिए इस बार बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके पास है और जीडीसी का फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास नेट का एग्ज़ाम क्लियर होना चाहिए या फिर जिन लोगों की पीएचडी कंप्लीट है, आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा के बारे में बात करते हैं। अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1985 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2004 के बाद का नहीं होना चाहिए। दिव्यांगजन हेतु अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष है, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1970 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति, उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारियों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1980 के पूर्व का नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग जो लोग भी उत्तर प्रदेश से हैं, उन्हीं के लिए आयु में छूट 5 वर्ष की छूट दी गई है। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष होगी, अर्थात 55 वर्ष तक उत्तर प्रदेश के दिव्यांगजन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं।
जिन लोगों ने भी अभी तक OTR नहीं का नंबर प्राप्त नहीं किया है, आप सभी लोग जल्द से जल्द OTR करा लें। अब बात करते हैं परीक्षा पैटर्न के बारे में। असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पेपर आएगा वो प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ परक यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र की संख्या एक ही पेपर होगा जिसमें 120 प्रश्न आएंगे, जिसमें से सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न तथा प्रत्येक वैकल्पिक विषय के 90 प्रश्न, जबकि वैकल्पिक विषय गणित के 70 प्रश्न होंगे। 120 में से 90 प्रश्न आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछे जाएंगे और 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के पूछे जाएंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 120 होगी, लेकिन गणित विषय के केवल 70 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल पूर्णांक 150 नंबर का होगा और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र का प्रकार परंपरागत है। प्रश्नों की संख्या 20, टोटल 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल पूर्णांक 200 अंक का होगा, 80 + 120 और समय अवधि 3 घंटे की होगी। मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे तथा वे 2 खंडों में विभाजित होंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगी। 10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तरों की सीमा 125 शब्दों में होगी और प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा। 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनके उत्तरों की सीमा 200 शब्द होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 12 अंक का होगा, यानी कि लिखित परीक्षा में वही लोग बैठेंगे जो प्री की परीक्षा को पास कर लेंगे और मुख्य परीक्षा में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। 10 प्रश्न लघु उत्तरीय होंगे, जिनका आपको उत्तर 125 शब्दों में देना होगा और 8 अंक का होगा। और 10 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, जिनका उत्तर आपको 200 शब्दों में देना होगा और 12 अंक का एक उत्तर के लिए आपको 12 अंक मिलेंगे। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका सिलेबस 6 पॉइंटों में दिया हुआ है। नंबर 1 सामान्य विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर 3 भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सहित। नंबर 4 भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था। नंबर 5 भूगोल, भारत तथा विश्व के भूगोल से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। नंबर 6 मानसिक योग्यता तथा सांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण। ये 6 पॉइंटों में सामान्य अध्ययन का सिलेबस दिया गया है। अब बात करते हैं गृह विज्ञान के सिलेबस के बारे में। यूनिट 1 मानव विकास एवं पारिवारिक अध्ययन।
नंबर 1, मानव विकास का परिचय और अवधारणाएं, विकास के सिद्धांत और अवधारणाएं, वृद्धि एवं विकास, विकास के सामान्य सिद्धांत, विकासात्मक कार्य, विकास के प्रकार जैसे शारीरिक, मोटर, भाषा, खेल, बौद्धिक, भावनात्मक और सामाजिक विकास, इनके बारे में भी आपको डिटेल से स्टडी करनी है। नंबर 2, प्रसव पूर्व विकास। प्रसव पूर्व विकास के चरण, आनुवांशिक और पर्यावरणीय कारक, मातृ स्थितियाँ, टेराटोजन और सेराटोजेन, जन्म प्रक्रिया और नवजात शिशु, संवेदी क्षमताएं और सजगताएं, रिफ्लेक्सेस के बारे में भी आपको पढ़ना है। शिशुओं के विकासात्मक मील के पत्थर। नंबर 3, जीवन काल में विकासात्मक चरण और कार्य, प्रारंभिक बचपन और मध्य बचपन, किशोरावस्था और युवावस्था, विकास को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तन, चुनौतियां और कार्यक्रम, वयस्कता, विशेषताएं, प्रारंभिक और मध्य वयस्कता में बदलती भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, उम्र बढ़ना, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। नंबर 4, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP के आलोक में ECCE अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन की अवधारणाएं, उद्देश्य, आवश्यकता और दायरा, ECCE की मोंटेसरी अवधारणा, ECCE के विकास में भारतीय विचारकों का योगदान, गिज्जूभाई वधेकर, ताराबाई मोदक, MK गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। भारत में ECCW NCERT समेकित बाल विकास, यूनिसेफ, NCTE एवं ECCE का योगदान। नंबर 5, मानव विकास के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य, पारिस्थितिक सिद्धांत, यूरिक ब्रोनफ्रेन ब्रूनर, मनोगतिक सिद्धांत, फ्रायड और इरिकसन, लर्निंग सिद्धांत, पावलोव और स्किनर, सामाजिक शिक्षण सिद्धांत, अल्बर्ट बंडूरा, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, जीन पियाजे, संज्ञानात्मक विकास का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, वाइगोस्की, नैतिक विकास का सिद्धांत, कोलबर्ग। ये विकास के सिद्धांत की जितने भी थ्योरी हैं, इनके बारे में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। नंबर 6, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे और व्यक्ति, विकलांगता के प्रकार, शारीरिक, बौद्धिक, संवेदी और अधिगम, विभिन्न विकलांगताओं की पहचान और मूल्यांकन करने की तकनीकें, विकासात्मक चुनौतियों वाले बच्चों के लिए विशेष शिक्षा, विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए शारीरिक और सामाजिक बाधाएं, विशेष आवश्यकता वाले लोगों और उनके पुनर्वास के लिए कार्यक्रम और नीतियां। नंबर 7, मानव विकास में मूल्यांकन तकनीकें, प्रोजेक्टिव तकनीकें, गैर प्रोजेक्टिव तकनीकें, शिशु विकास के लिए पैमाने, बेल स्केल, APGAR, नवजात व्यवहार, APGARA अपकार, नवजात व्यवहार मूल्यांकन पैमाना। नंबर 8, पारिवारिक मुद्दे और दृष्टिकोण, विवाह, अर्थ, विवाह के लिए तत्परता, शारीरिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक आदि, वैवाहिक असमंजस और पारिवारिक संबंध, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विकासात्मक कार्यक्रम, संकट में परिवार, दहेज, घरेलू हिंसा, संघर्ष और समाधान, जीवन भर मार्गदर्शन और परामर्श, उद्देश्य, सिद्धांत और दृष्टिकोण, लिंग संवेदीकरण और महिला सशक्तिकरण। ह्यूमन डेवलपमेंट से इतना ही पूछा जाएगा। अब बात करते हैं यूनिट 2 पोषण विज्ञान। नंबर 1, खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थों के गुण, भौतिक एवं रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ना है। खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता का मूल्यांकन, व्यक्तिपरक सब्जेक्टिव एवं वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव,
खाद्य पदार्थों का ऊर्जा मूल्य बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, बीएमआर आरएमआर ऊर्जा आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पढ़ना है। नंबर 2, खाद्य रंग द्रव्य, वर्णक, खाद्य योजक, एडिटिव्स और भोजन तैयार करने में उनकी क्या भूमिका है। नंबर 3, संवेदी मूल्यांकन, परिभाषा और प्रकार। नंबर 4, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, पोषण मूल्य पर इसका प्रभाव, खाना पकाने की विधियां, खाद्य प्रसंस्करण के सिद्धांत और तरीके, सुखाने, सांद्रता, कंसंट्रेशन, फ्रीजिंग, क्रायोजेनिक फ्रीजिंग, किण्वन, विकिरण, डिब्बाबंदी विसंक्रमण, स्टेरिलाइजेशन, पास्चुरीकरण, HACCP, हैकअप, हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। परिभाषा, खाद्य उत्पाद प्रसंस्करण के सिद्धांत और अनुप्रयोग के बारे में भी पढ़ना है। नंबर 5, खाद्य विश्लेषण, उत्पादों का नमूनाकरण, पोषक तत्व विश्लेषण, सामान्य विश्लेषणात्मक तकनीक, कैलोरीमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और एलिसा परीक्षण के बारे में भी पढ़ना है। नंबर 6, खाद्य पैकेजिंग और लेबलिंग, फलों और सब्जियों, मांस, मछली, अंडे, मुर्गी और दूध की प्रसंस्करण और पैकेजिंग तकनीक, खराब होने वाले और ना खराब होने वाले खाद्य पदार्थों का भंडारण, पारंपरिक और आधुनिक खाद्य भंडारण के तरीके। नंबर 7, खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता, खाद्य पदार्थों से संबंधित सूक्ष्म जीव विज्ञान, सामान्य बीमारियों के लिए जिम्मेदार सूक्ष्म जीव, खाद्य विषाक्त पदार्थ, पोषण विरोधी कारक, रसोई और अस्पतालों में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता, खाद्य संदूषण और बर्बादी के स्रोत, जैविक, रासायनिक और यांत्रिक बर्बादी, खाद्य पदार्थों में मिलावट का पता लगाने के तरीके, खाद्य पदार्थों में विषाक्त पदार्थ। नंबर 8, फूड फोर्टिफिकेशन, फूड फोर्टिफिकेशन में कार्यक्रम और नीतियाँ, कार्यात्मक खाद्य पदार्थों, फंक्शनल न्यूट्रास्यूटिकल खाद्य पदार्थ। नंबर 9, खाद्य मानक, लेजिस्लेशन, गुणवत्ता नियंत्रण और निर्धारण, खाद्य कानून और अधिनियम, FSSAI फसाई, FAO फाओ, MPO एगमार्क। इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। BIS, FPO और अन्य। नंबर 10, खाद्य सेवा प्रबंधन, परिप्रेक्ष्य, मेन्यू योजना, भोजन लागत विश्लेषण, संस्थागत स्तर पर खाद्य सेवा प्रबंधन, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सामाजिक और विशेष संस्थान। यूनिट 3, पोषण एवं आहार शास्त्र। नंबर 1, पोषण, बुनियादी अवधारणाएं और परिभाषाएं, पोषक तत्व एवं शारीरिक कार्यों में उनकी भूमिका, संतुलित आहार, स्थूल एवं सूक्ष्म पोषण, पोषक तत्वों की कमी और पोषण की आवश्यकताएं। आहार के प्रकार, खाद्य समूह, संतुलित आहार, खाद्य पिरामिड। नंबर 2, नैदानिक यानी कि क्लिनिकल एवं चिकित्सीय पोषण, स्वास्थ्य एवं रोग में आहार, कारण, शारीरिक स्थितियां, नैदानिक लक्षण, आहार प्रबंधन, मोटापा, मधुमेह, मेलेटस, खाद्य एलर्जी और असहिष्णुता। इंटॉलरेंस में पोषण चिकित्सा, संक्रामक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, उच्च रक्तचाप, कोरोनरी हृदय रोग, गुर्दे की खराबी और गुर्दे की बीमारियां, कैंसर के लिए चिकित्सीय आहार के प्रकार, आहार परामर्श एवं प्रबंधन। नंबर 3, जीवन काल में पोषण,
गर्भाधान से किशोरावस्था तक शारीरिक परिवर्तन, वृद्धि और विकास, जीवन चक्र के दौरान पर्याप्त पोषण के लिए पोषण संबंधी आवश्यकताएं और आहार संबंधी दिशा निर्देश, पोषण संबंधी सोच। नंबर 4, उपापचय की जन्मजात त्रुटियां, फाइटोकेमिकल्स, एंटीऑक्सीडेंट, प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के बारे में भी पढ़ना है। नंबर 5, सामुदायिक पोषण की संकल्पना, पोषण एपिडेमियोलॉजी, विभिन्न विधियों द्वारा पोषण संबंधी स्थिति का आकलन। नंबर 6, राष्ट्रीय पोषण नीति, विभिन्न पोषण संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर कार्यक्रम। पीईएम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, विटामिन ए की कमी, एनीमिया, आयोडीन की कमी, पोषण शिक्षा के उद्देश्य एवं सिद्धांत, पोषण मॉनिटरिंग एवं सर्विलांस। नंबर 7, पोषण शिक्षा कार्यक्रमों के उद्देश्य, आहार संबंधी परामर्श, आवश्यकताएं और तकनीकें, खेल पोषण, आपात स्थिति और आपदाओं में पोषण। यूनिट 4, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन या संसाधन प्रबंधन एवं उपभोक्ता विज्ञान। नंबर 1, प्रबंधन की अवधारणा और उद्देश्य, पारिवारिक संसाधन प्रबंधन की प्रणाली, दृष्टिकोण, प्रबंधन प्रक्रिया के चरण, योजना, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, आयोजन और मूल्यांकन, प्रबंधन में निर्णय लेने की भूमिका, समय, ऊर्जा, धन और स्थान के प्रबंधन में अनुप्रयोग। नंबर 2, संसाधन वर्गीकरण, संसाधन संरक्षण और संसाधनों का उपयोग, समय प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, कार्य सरलीकरण, मुंडेल का परिवर्तन का वर्ग, थकान और प्रकार। नंबर 3, प्रेरणा एवं कारक, मूल परिभाषा एवं प्रकार, लक्ष्य परिभाषा एवं प्रकार, मानक परिभाषा एवं प्रकार, प्रेरणा के सिद्धांत। नंबर 4, पारिवारिक वित्त प्रबंधन, पारिवारिक आय, व्यय, बजट और रिकॉर्ड, इनके प्रकार और रखरखाव, पारिवारिक बचत और निवेश, कर, निहितार्थ, टैक्स। नंबर 5, इंटीरियर डिजाइनिंग, कला के तत्व, सिद्धांत के डिजाइन के सिद्धांत, रंग और उसके आयाम, रंग के मनोवैज्ञानिक प्रभाव, रंग योजनाएं, आंतरिक सज्जा में कला और डिजाइन के तत्वों का अनुप्रयोग। नंबर 6, आंतरिक सज्जा में साज सज्जा, पर्दे, फर्श के आवरण, गलीचे और कालीन के प्रकार, कुशन कवर, सहायक परिष्करण उपकरण और आंतरिक सज्जा में उनकी भूमिका। नंबर 7, आवास और स्थान डिजाइनिंग, आवास की आवश्यकता और महत्व, स्थानों की योजना बनाने के सिद्धांत, घर की योजनाओं के प्रकार, विभिन्न आय समूहों के लिए योजना, भवन निर्माण, नियम, मानदंड एवं मानक, आवास और पर्यावरण, निर्माण सामग्री, पर्यावरण पर प्रभाव, इमारतों में ऊर्जा दक्षता, ऊर्जा लेखा परीक्षण। नंबर 8, संसाधन के रूप में ऊर्जा, पारंपरिक और गैर पारंपरिक स्रोत, नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण। नंबर 9, एर्गोनॉमिक्स, कार्य का महत्व, दायरा और प्रकृति, मानव मिति, कार्य की शारीरिक मूल लागत, शारीरिक यांत्रिकी, कार्य स्थानों और फर्नीचर के कार्यात्मक डिजाइन को प्रभावित करने वाले कारक, व्यावसायिक एर्गोनॉमिक्स के संबंध में पर्यावरणीय कारक। नंबर 10, उपभोक्ता परिभाषा, भूमिकाएं, अधिकार एवं जिम्मेदारियां, उपभोक्ता संरक्षण मंच, मानक, उपभोक्ता व्यवहार और निवारण। यूनिट 5, वस्त्र विज्ञान। नंबर 1, टेक्सटाइल्स, वस्त्र की शब्दावली, टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ना है। रेशों का वर्गीकरण, प्राकृतिक और मानव निर्मित रेशे, प्रमुख प्राकृतिक और मानव निर्मित रेशों की विनिर्माण प्रक्रिया, भौतिक और रासायनिक गुण और उनके उपयोग।
नंबर 2, वस्त्र निर्माण की विभिन्न विधियाँ। बुने हुए वस्त्र, वोवन, निटेड और नॉन वोवन कपड़े, उनके गुण और उपयोग। बुनाई के सिद्धांत। बुनियादी यानी कि आधारीय बुनाई, जिसमें सादा टूल और साटन। सजावटी फैंसी बुनाई, जैकार्ड, डॉवी, लीनो, डबल क्लॉथ, ताना और बाना, फिग, रिंग और पाइल बुनाई। निटिंग के सिद्धांत और वर्गीकरण। नंबर 3, टेक्सटाइल फिनिशेस, परिसज्जा। वर्गीकरण, मुख्य परिसज्जाएं, उद्देश्य एवं उपयोग विधि। नंबर 4, सतह सजावट तकनीक, रंगाई और छपाई, रंजकों का वर्गीकरण, रंजकों के प्रकार, रंगाई तकनीक, सॉल्यूशन रंगाई, तंतु रंगाई, यार्न रंगाई, कपड़ा रंगाई एवं परिधान रंगाई। रेजिस्ट रंगाई, छपाई की विधियां, ब्लॉक, स्क्रीन, स्टेंसिल, रोलर, ट्रांसफर प्रिंटिंग एवं बाटिक। नंबर 5, भारत के पारंपरिक वस्त्र एवं कढ़ाई। बुने हुए यानी कि वोवन वस्त्र, भारत के विभिन्न क्षेत्रों के प्रिंटेड, छपे हुए और रंगे वस्त्र तथा फाइबर सामग्री, प्रयुक्त तकनीक, रूपांकन, रंग और डिजाइन के आधार पर उनकी पहचान वाले वस्त्र, भारत के विभिन्न प्रांतों की कढ़ाई। नंबर 6, कपड़ा परीक्षण और गुणवत्ता नियंत्रण महत्व, तंतु, यार्न एवं वस्त्र के परीक्षण की तकनीक, रंग स्थिरता परीक्षण और मानक। नंबर 7, टेक्सटाइल पारिस्थितिकी, पर्यावरण अनुकूल वस्त्र, संदूषण और प्रवाह उपचार, प्रतिबंधित रंग, इको मार्क और इको लेवल्स। नंबर 8, वस्त्र और परिधान में नवीन प्रगति, रिसेंट तकनीकी, टेक्सटाइल के प्रकार और स्कोप, सस्टेनेबल टेक्सटाइल, अपसाइक्लिंग और रिसाइक्लिंग। यूनिट 6, परिधान डिजाइन एवं वस्त्र निर्माण। परिधान निर्माण के सिद्धांत एवं तकनीक, ड्राफ्टिंग, फ्लैट पैटर्न और ड्रेपिंग विधियाँ, बुनियादी ब्लॉकों की ग्रेडिंग और परिवर्तन, अल्टरेशन। परिधान उद्योग में CAD कंप्यूटर द्वारा डिजाइनिंग का उपयोग। नंबर 2, एंथ्रोपोमेट्रिक माप, मानव नीति माप, महत्व, तकनीक और प्रक्रिया। नंबर 3, फैशन शब्दावली, फैशन चक्र, फैशन के सिद्धांत, फैशन पूर्वानुमान और फैशन प्रवृत्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। नंबर 4, परिधान निर्माण की प्रक्रिया, शब्दावली, सीम, सीवन और सीवन फिनिश, परिधान निर्माण की तकनीकें और प्रयुक्त तकनीकें। नंबर 5, कला के तत्व और डिजाइन के सिद्धांत, परिधान और वस्त्र के क्षेत्र में उनका अनुप्रयोग। नंबर 6, परिधान गुणवत्ता परीक्षण, गुणवत्ता मानक और विशिष्टताएं, गुणवत्ता पैरामीटर, वस्त्रों और परिधानों की त्रुटियां, डिफेक्ट। नंबर 7, वस्त्रों की पसंद को प्रभावित करने वाले कारक, विभिन्न आयु समूहों के लिए कपड़ों का चयन, विभिन्न अल्प उपयोगों के लिए वस्त्र का चयन। नंबर 8, भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र और परिधान उद्योग की भूमिका और महत्व, कपड़ा और परिधान उद्योग की भूमिका और महत्व, वस्त्र और परिधान उद्योग का वैश्विक परिदृश्य। यूनिट 7, प्रसार या विस्तार शिक्षा एवं संचार। नंबर 1, विस्तार शिक्षा। भारत में विस्तार शिक्षा, विस्तार प्रणाली का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, विस्तार शिक्षा, विस्तार कार्यक्रम के उद्देश्य, विस्तार के घटक और विस्तार की बदलती अवधारणाएं, विस्तार शिक्षा का दर्शन। नंबर 2, विस्तार विधियाँ, विस्तार शिक्षण विधियों के चरण, शिक्षण सहायक सामग्री, प्रकार, विस्तार शिक्षण विधियों के चरण, शिक्षण सहायक सामग्री, प्रकार, विशेषताएं और कार्य, विस्तार कार्य में दृश्य श्रव्य सामग्री की तैयारी एवं प्रभावी उपयोग। नंबर 3, कार्यक्रम प्रबंधन,
कार्यक्रमों की आवश्यकता, स्थिति विश्लेषण, योजना, संगठन, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन। नंबर 4, प्रक्रिया या अधिगम्य मीडिया, मीडिया के सिद्धांत और प्रचलित प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रुझान, मीडिया में समसामयिक मुद्दे, मानवाधिकार और मीडिया। नंबर 5, विस्तार विकास गतिविधियों के लिए पाठ्यक्रम विकास और योजना, ब्लूम की टैक्सोनॉमी के अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों और सीखने का वर्गीकरण। नंबर 6, सामुदायिक विकास परिप्रेक्ष्य दृष्टिकोण, सामुदायिक संगठन, नेतृत्व, सामुदायिक विकास के लिए सहायता, संरचनाएं, पंचायती राज संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन और समुदाय आधारित संगठन। नंबर 7, अनौपचारिक वयस्क शिक्षा, महत्व, ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, अवधारणा, सिद्धांत, प्रयुक्त विधियां और सामग्री, कार्यान्वयन और मूल्यांकन की चुनौतियां, जीवन पर्यंत और सतत शिक्षा के लिए कार्यक्रम, स्थानीय, राज्य, राष्ट्रीय और आंतरिक एजेंसियां, अनौपचारिक वयस्क शिक्षा की नीति और कार्यक्रम, जीवन पर्यंत शिक्षा का अर्थ एवं संकल्पनाएं एवं इसकी परिभाषाएं। नंबर 8, भारत में शहरी, ग्रामीण और आदिवासी आबादी के लिए विकासात्मक कार्यक्रम, शहरी ग्रामीण महिलाओं के विकास, कौशल विकास, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे के लिए पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, मजदूरी और स्वरोजगार के कार्यक्रम। नंबर 9, संचार प्रणालियाँ, अवधारणा, प्रकार, कार्य और महत्व, जनसंचार के तत्व और विशेषताएं। नंबर 10, समुदायों में नेतृत्व की अवधारणा, सामुदायिक विकास में नेतृत्व की भूमिका और जिम्मेदारियां। अब इकाई 8, अनुसंधान क्रियाविधि। नंबर 1, अनुसंधान और अनुसंधान डिजाइन, अनुसंधान की परिभाषा और प्रकार, अनुसंधान डिजाइन के प्रकार, अनुसंधान प्रक्रिया, अनुसंधान समस्या की पहचान, चरण, अनुसंधान में नैतिकता, अनुसंधान प्रबंधन तकनीकें, PERT, CPM, SWOT विश्लेषण। नंबर 2, नमूनाकरण, नमूनाकरण की परिभाषा और प्रकार, नमूनाकरण और गैर नमूनाकरण त्रुटियां, डेटा संग्रह के उपकरण और तकनीकें, मापने के पैरामीटर, उपकरणों की विश्वसनीयता एवं वैधता। नंबर 3, चर, वेरिएबल्स, परिभाषा, वर्गीकरण, चर के प्रकार। नंबर 4, सांख्यिकीय उपायों की वैचारिक ज्ञान, डेटा का वर्गीकरण और सारणीकरण, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, भिन्नता के माप। नंबर 5, आवर्ती वितरण, आवर्ती वितरण तालिकाएं, तालिकाओं के प्रकार, डेटा का चित्रमय प्रतिनिधित्व। नंबर 6, डेटा वितरण, वितरण के प्रकार, सामान्य वितरण, सामान्य संभाव्यता तालिकाओं का उपयोग। नंबर 7, परिकल्पना परिभाषाएं, परिकल्पना का वर्गीकरण, परिकल्पना का परीक्षण, महत्व के स्तर। नंबर 8, पैरामेट्रिक और गैर पैरामेट्रिक परीक्षण, जेड परीक्षण, टी परीक्षण का अनुप्रयोग, वेरिएंस का विश्लेषण, अनोवा, काई स्क्वायर परीक्षण। नंबर 9, सहसंबंध परक विश्लेषण, सहसंबंध का गुणांक, सहसंबंध का गुणांक, रैंक, सहसंबंध प्रतिगमन विश्लेषण। नंबर 10, वैज्ञानिक लेखन, रिपोर्ट के प्रकार, रिपोर्ट लेखन के चरण। ये था गृह विज्ञान का सिलेबस जो कि 8 इकाइयों में दिया गया है। अब बात कर लेते हैं सीटों की संख्या के बारे में। सभी विषयों की सीटें यहाँ दी गई हैं, आप देख सकते हैं। गृह विज्ञान, में 28, सीटें हैं।
टोटल अनारक्षित वर्ग में 15, अनुसूचित जाति में 4, अनुसूचित जनजाति में 1, अन्य पिछड़ा वर्ग की 6, EWS की 2। आप सभी लोगों के लिए एक अच्छा अवसर है। आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर कोई डाउट रह गया हो तब भी आप कमेंट में मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।